वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। वजीर आजम का हुकूमत बचाओ और ऑपोजिशन का इमरान खान हटाओ मिशन तेजी से जारी है। वजीर आजम ने कराची के बाद लाहौर का दौरा किया है और ज्यादा से ज्यादा अरकान असम्बली के तहफ्फुजात दूर करने की कोशिश भी की है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन जमातें अपने अरकान असम्बली पर नजर रखने के लिए उनके एजाज में जोहराने दे रही हैं और हुकूमती इत्तेहादियों को साथ मिलाने के लिए मुसलसल मुलाकातें भी हो रही हैं। इस अहम मौके पर इत्तेहादियों ने आपस में भी मुशावरत शुरू कर रखी है और तमाम मामलात में एक दूसरे से राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया गया है। सवाल यह है कि मौजूदा सियासी हालात में ये ऊंट किस करवट बैठेगा। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। क्या है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, डॉक्टर नाजिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है जुनैरा अजहर साहिबा ने, नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। बज़ाहिर तो यूं लग रहा है कि हुकूमत ऑपोजिशन को नाकाम बनाने के तमाम रास्तों से वाकिफ है। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि हुकूमत अपोजिशन को नाकाम बनाने के तमाम रास्तों से वाकिफ है। हुकूमत ऐसी रास्तों की तलाश में है जिनकी आइन में गुंजाइश नहीं है और वो ऐसे रास्तों के ज़रिए काम करना चाहती है जिनकी आइन में गुंजाइश नहीं है। बहरहाल ये गेम, पहले इमरान ने कहा है, ये गेम ऑफ नर्व्स है। मेरा ख्याल है ये आइनी लड़ाई भी है, कौन आइन के रास्ते पे रहता है और कौन आइन के रास्ते से हट जाता है। अदम एतमाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। मेरे ख्याल में इसे आइन के तकाज़ों के मुताबिक पूरा होना चाहिए और आइन से किसी भी फरीक को हटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक, डॉक्टर नाजिर साहब, हुकूमती अरकान को असम्बली ना जाने देने की हिदायत, आपके ख्याल में इसकी कानूनी स्टैंडिंग क्या है? कानूनी तौर पर तो इस तरह से नहीं कहा जा सकता कि किसी से ये तवक्का की जाए या कहा जाए कि वो हुक्म पर चलें और कब वो पेश हों कब न पेश हों। ये हर रुकन असम्बली का अपना ज़ाती फ़ैसला है। लेकिन जो ख़ास बात मुझे नज़र आ रही है इसमें, जो आपका असल सवाल है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। देखें, ऊँट तो दोनों में से किसी करवट भी बैठ सकता है, लेकिन दोनों सूरतों में नुकसान किसका होगा। मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि जो जंग की अभी बात हुई, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये एक तरह की वॉर ऑफ नर्व्स है। तो ये आसाबी जंग में दोनों मुब्तला हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस आसाबी जंग में आवाम को क्यों मुब्तला किया जा रहा है, पूरे मुल्क को इस आसाबी जंग में क्यों मुब्तला किया गया है। ये जो अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए हैं, जाहिर है ये एक उनका आईनी कानूनी हक़ है, लेकिन मुल्क के हालात को देखने की ज़रूरत थी ना। मुल्क के हालात में इस वक्त कोई इतनी बड़ी आग लगी हुई थी कि एक साल पहले इमरान खान की हुकूमत को हटाना इतना ज़रूरी हो गया है कि आप पूरे मुल्क को एक गैर यकीनी की सूरत हाल में मुब्तला करें। दूसरी बात यह है कि अभी OIC का भी इजलास होने जा रहा है। ये पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह का साल भी है। मुझे याद आ रहा है कि जब 1997 में पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, गोल्डन जुबली, ठीक 25 साल पहले की बात है, उस वक्त भी यही सूरत हाल पैदा की गई थी और उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो 96 में वज़ीर आज़म थी और वो फोर्सी कर रही थी, देख रही थी कि अगले साल जो है वो पाकिस्तान की गोल्डन जुबली वो मनाएंगी, लेकिन उससे पहले उनको हटा दिया गया और मुल्क एक शदीद किस्म के हिजान में मुब्तला था ठीक 25 साल पहले। तो अगर ये किस भी करवट बैठे, इसमें नुकसान किसका हो रहा है? देखें, अगर तो ये हुकूमत जीत जाती है तब भी अपोजिशन का नुकसान है और अगर नहीं जीतती तब भी अपोजिशन का नुकसान है। इसलिए अपोजिशन का नुकसान है कि अपोजिशन करेगी क्या, यानी वो क्या करेंगे। अगर कोई एक नया वज़ीर आज़म उनको लाना होगा, वो वज़ीर आज़म कौन होगा उसका अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। क्या नून लीग का होगा? जो भी वज़ीर आज़म बनेगा उसको वो जो 10-12 अरकान जिन पर ये इंतज़ार कर रहे हैं कि ये PTI से तोड़कर वो वज़ीर आज़म बनाएंगे, वो जो नया वज़ीर आज़म बनेगा वो किसके इशारों पर चलेगा? अगर नहीं चलेगा तो वो असम्बली तोड़ने का मशवरा देगा, असम्बली टूटेगी, फिर नए इलेक्शन होंगे। ये सारी कार्रवाई एक साल पहले करने की क्या ज़रूरत थी इस हैजानी कैफियत में, जबकि हमारी मईशत शदीद बहरान का शिकार है। हम इस वक्त इतने बड़े जो एडवेंचर ये करने जा रहे हैं, इस एडवेंचर के हम बिल्कुल इसमें मुतहम्मिल ना पाकिस्तान हो सकता है ना पाकिस्तान के अवाम हो सकते हैं। ये मैं समझता हूँ कि इस मामले में, वैसे मैं इमरान खान का मुखालिफ रहा हूँ और अब भी हूँ बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन मैं इस बात का हामी बिल्कुल नहीं हूँ कि सिर्फ इसलिए कि जी इमरान खान को हटाना है इसलिए सारे भांत की अपोजिशन की पार्टियां मुत्तहिद हो जाएं। मुतालबा ये होना चाहिए था कि भाई अगले साल जो इलेक्शन होने हैं वो फेयर एंड फ्री हों। जो ये लोग कहते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये धांधली हुई थी,
उसका तदारुक किया जाए कि जो अगले इलेक्शन हो वो साफ सुथरे हों, और जब साफ सुथरे इलेक्शन हो उसमें जो पार्टी जीत कर आए उसको इख्तिदार मिल जाए। तो ये हर हालत में यानी किसी भी करवट में बैठेगा ये अवाम का, निज़ाम का नुकसान है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो भी मुंतखब होकर आता है, जो गैर यकीनी सूरत हाल डेवलप होगी उसमें ये पूरा निज़ाम भी लपेटा जा सकता है। और ये सोचना गलत है कि यानी जमहूरियत ख़त्म नहीं हो सकती। इस वक्त भी फौजी हुकूमतें हैं, मिस्र में फौजी हुक्मरान आए थे, वो सिविलियन कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। थाईलैंड में इस वक्त भी एक फौजी हुक्मरान थे, वो सिविलियन कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। तो ये समझना गलत है कि ये निज़ाम लपेटा नहीं जा सकता। अगर ये लपेटा गया तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये आपके ख्याल में इसका बड़ा नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा। ठीक है जुनैरा, ये जो गेम ऑफ नर्व्स है जिसका बार बार हम जिक्र भी कर रहे हैं, आपके ख्याल में इसका विनर कौन होगा? गेम ऑफ नर्व्स तो इन्होंने अवाम के लिए उसे बना दिया, इनके लिए तो वो गेम ऑफ थ्रोन है ना, बेसिकली पावर गेम है सारी। और ये सारे कैंडिडेट्स हैं, सीट्स कम हैं, कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा हैं, ऑर्गेनिक नहीं है। एक तो होता है ना कोई ऐसी अरब स्प्रिंग, वैसे तो मैं अरब स्प्रिंग को भी ऑर्गेनिक नहीं समझती, लेकिन कोई इस किस्म का कोई रेवोल्यूशन या कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा होता सोसाइटल चेंज का जिसमें हम देखते कि लोग बड़े मोटिवेटेड हैं, तो कोई बात समझ में आती है। मैं तो जो धरना दिया था इन्होंने इमरान खान ने, मैं उसके भी बहुत ख़िलाफ़ थी, बिकॉज सारा स्टेट सिस्टम डिस्टर्ब हुआ हुआ था, लोग सफ़र कर रहे थे, मुल्क सफ़र कर रहा था बहुत सारे लिहाज से। मैं तो उसके भी बहुत ख़िलाफ़ थी। एक अजीब तमाशा लगा हुआ था। एंड आई रिमेंबर उस वक्त मैं पाकिस्तान में नहीं थी, और जब मुझसे लोग सवाल करते थे कि ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं उन्हें क्या एक्सप्लेन करूँ कि ये क्या हो रहा है। अभी सेम वही सिचुएशन है। डॉक्टर नाजिर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि ऐसा कौन सा काम हो गया था जिससे कोई सालमियत ख़तरे में पड़ गई मुल्क की, या क्या ऐसा हो गया था कि 1 साल और नहीं निकाला जा सकता या दिया जा सकता, जबकि मरियम साहिबा कहती भी रही हैं कि हम इन्हें टेन्योर पूरा करने देंगे ताकि इनको कोई गिला ना रहे, इनके पास कोई स्केप गोट ना रहे। अब हो ये रहा है कि जो भी बोल रहा है वो अपने लिए बोल रहा है। इस वक्त कोई दूसरे को सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा कि कोई मुल्क को बचाना है या कोई चेंजेस लाने हैं, महंगाई कम करनी है, कोई बहुत अर्जेंट रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं मुल्क में। जो एग्ज़ाम्पल आप पूछती जाएंगी उसकी मिसाल इस मुल्क में मिलती जाएगी। लोग तो आजकल कॉन्डोलीज़ा राइस की बुक की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल है शुजा नवाज़ की बुक बैटल फॉर पाकिस्तान, उसको पढ़ लें, बड़ा कुछ समझ में आ जाता है कि हमारे यहाँ चीज़ें कैसे अरेंज्ड होती हैं। स्मोक स्क्रीन है, हमें लगता है कि ये हो रहा है, टीवी पे रिपोर्ट हो रहा है तो ऐसा होगा, चीज़ें बिहाइंड द सीन्स कुछ और होती हैं। इसी तरह द सो कॉल्ड न्यूट्रलिटी, देयर इज़ नो न्यूट्रलिटी, आई कैन चैलेंज दैट। और वंस दिस स्टॉर्म इज़ गोइंग टू बी ओवर, उसमें जो भी जीतेगा, हारने वाला आपको चीख चीख के बताएगा कि न्यूट्रलिटी कहाँ थी या क्या हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली ये अब एक मलेशिया भी आके बैठ गया है, वो इसलिए कि हमारे यहाँ तो पूछने वाला कोई नहीं, लॉ एंड ऑर्डर ही कोई नहीं। सो इट्स अ कंप्लीट मेस, और नुकसान सिर्फ मुल्क का है। सही। नसीम सिद्दीकी साहब, हम देख रहे हैं हुकूमत कहती है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने की हिकमत अमली हमने तैयार कर ली है, ऑपोजिशन कहती है जी हमारे पास बंदे पूरे हैं। आप किसकी हिकमत अमली को ज़्यादा मजबूत देख रहे हैं? देखें, जो हुकूमत होती है वो हमेशा मजबूत होती है। जैसे हमने पहले भी मिसाल दी थी कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत 1989 में थी तो वो बड़ी वीक थी उस वक्त, और जरदारी साहब भी नए नए सियासत में आए थे। उस वक्त पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ थी, बहुत ही मजबूत अपोजिशन जिसका नाम IJI था वो भी उनके साथ थी, लेकिन उस वक्त वो कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद सदर साहब को असम्बलियाँ तोड़नी पड़ गई। तो हुकूमत तो बहुत मजबूत होती है, वो आपको फंड्स भी दे सकती है, वो इंसामिया को भी इस्तेमाल कर सकती है। असल में मेरी एक MNA से बात हो रही थी जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। मैंने उनसे पूछा कि आपको कितने फ़ीसद उम्मीद है कि ये कामयाब होगी। उन्होंने कहा देखें, अदम एतमाद की तहरीकें इस तरह नहीं आया करती, हमें 172 नंबर चाहिए, और 172 जो अरकान है वो हमारे पास होने चाहिए किसी होटल के अंदर, पार्लियामेंट लॉजेस में, या किसी एक जगह पे, जिनको हम नो कॉन्फिडेंस वोट वाले दिन अपने साथ अपने नरगे में लेके वहाँ जाएँ और पेश कर
दें कि ये है जी 172 लोग। तो बात ये है कि मुश्किल जो इस वक्त है वो अपोजिशन को है, क्योंकि अपोजिशन ने 172 लोगों को इकट्ठा करना है। उनसे कोई वादा कर लेता है कि हम आ जाएंगे, उस दिन उनकी गाड़ी कहीं ट्रैफिक में फंस जाती है, उन्हें कोई और मसला हो जाता है या कोई फ़ोन आ जाता है, वो नहीं पहुंच पाते। तो असल मुश्किल हालात जो है वो अपोजिशन के ऊपर है। हुकूमत जो है वो विन विन पोजीशन में है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी वो हुकूमत के अंदर है, उसके जो नाराज़ अराकीन है वो उनको मना सकती है कि अगर आपको मिनिस्ट्री चाहिए हम आपको वज़ीर मुमलिकत बना देते हैं। या पंजाब में जैसे उन्होंने स्टेप लिया है कि देखा कि अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब या बाकी अरकान भी जो है वो चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब से खुश नहीं है, तो उन्होंने 5 अरकान की कमेटी बना दी। तो हुकूमत जो है विन विन पोजीशन में है और वो भी अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। और ये जितना टाइम गुजरता जा रहा है उतना हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अपोजिशन के लोग जिस तरह आज भी MQM भी मिली है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस तनाजुर में मिले हैं कि आगे इलेक्शन आने वाले हैं, हम चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिले। काफ लीग में मोहन अलाई भी मिले हैं, लेकिन उनका भी कोई क्लियर होके अभी तक अपोजिशन के साथ नहीं आया। तो मेरे ख्याल से अपोजिशन के लिए मुश्किलात ज़्यादा हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन ने हुकूमत को भी इस वक्त जो है वो बैकफुट पे कर दिया है। आपने देखा कि इमरान खान साहब किस तरह दौरे कर रहे हैं, किस तरह अपने एलाइज को मिल रहे हैं। तो दोनों तरफ से एक प्रेशर गेम चल रही है, नर्व गेम भी है, लेकिन एक्चुअली गेम ऑफ थ्रोन्स है। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ हुकूमत हटाने का मिशन है, दूसरी तरफ हुकूमत बचाने का मिशन है, आप किसका मिशन कामयाब होता हुआ देख रहे हैं? शायद बात यह है, पहले तो ये देखें कि मुल्क के हालात क्या हैं। यूक्रेन और रशिया का जो हालात चल रहे हैं, अमेरिका से हमारे ताल्लुकात के हैं, अफगानिस्तान सिचुएशन है, फिर उसके बाद अब इंडिया को आप देख लें, फिर रिसेंटली जो हमारे यहाँ मुल्क में अभी इस वक्त 1-1.5 महीने के अंदर कोई एवरीबडी कॉन्संट्रेटेड ऑन यही कि मैं तहरीक आ रही है, मार्च आ रहा है, उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है, सब तो अवाम का कौन जिम्मेदार है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि सिर्फ मुझे डॉक्टर साहब की भी बात से मैं मुत्तफिक हूँ, जुनेरा साहब भी मुत्तफिक हूँ, और नसीम सदीकी साहब ने बिल्कुल उन्होंने लॉजिक की बात की है। बात यह है कि अवाम के लिए सोल्यूशन हम लेकर आ रहे हैं, या तुम कहें ना कि बहुत अच्छा काम करेंगे, अपोजिशन आएगी और 1-1.5 साल में वाकई अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। डन, वी ऑल एग्री। डू दे हैव स्पोकन एनीथिंग? नथिंग। नंबर 2, उसके बाद क्या होगा जब ये पार्टी, अगर खुदा ना खास्ता मैं कहता हूँ पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए कहता हूँ, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब होता है, जो ये पार्टियों में रस्साकशी होगी, जो खिचड़ी पकेगी, जो टांगे खींचेंगे एक दूसरे की, और उसके बाद जो इकोनॉमी का हाल होगा, वी ऑल नो इट। अल्लाह करे कि वो वक्त ना आए और ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। सेकंड ये है कि इस वक्त हमें ये देखना है कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है। पाकिस्तानी मैं पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ कि इस वक्त 23 मार्च कितनी इंपॉर्टेंट है। पूरे वज़ीर खारजा आ रहे हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो ममालिक के, उसके साथ और बहुत यूरोपियन ऑब्जर्वर्स बहुत आ रहे हैं, वो सब आ रहे हैं। क्या इसको हम 1 महीना 1.5 महीना आगे ले जा सकते थे क्या? और फिर उसके बाद क्या ये पूरी अपोजिशन, इनका अगर ये कहते हैं इन्होंने महंगाई कर दी, गलत गवर्नेंस की है, इनका के जो बैगेज है वो उठा सकेंगे? और फिर क्या पीपल्स पार्टी, इसका PTI को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? साथ ही साथ इस वक्त PTI गवर्नमेंट को चाहिए कि इमीडिएटली जो एलाइड पार्टीज़ हैं उनके जो ग्रेवियंसीज उनको रिड्रेस करें, और पंजाब में दे शुड एटलीस्ट अनाउंस कंसेंसस कैंडिडेट। इलेक्शन नहीं कराएं, लेकिन ये इनका जो ग्रुप है PMLQ है, फिर अलीम और तरीम ग्रुप है, और MQM मुशावरत करके आप एक नॉमिनेट कर दें, ताकि पूरे पंजाब सारी एलाइड पार्टी कॉन्संट्रेट करके सिर्फ फिर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ देखें, ताकि कहीं और उनके डाइवर्शन ना हो। और इससे ऑपोजिशन में बड़ा सेटबैक होगा जब इनकी एलाइड पार्टी, इत्तेहादी पार्टियां हुकूमत के साथ मिल जाएंगी। एक तो ये हमें सोचने की बात है, और अगर ये नाकाम होती है तो ऑपोजिशन विल बी डम्प्ड नॉट ओनली फॉर दिस 1.5 ईयर, अगले इलेक्शन में इनको बहुत बड़ा झटका लगेगा, लोकल बॉडीज में इनको बड़ा फर्क पड़ेगा। आई डोंट नो किस तरीके से इस ट्रैप में आ गए हैं जिसमें इनको नहीं आना चाहिए था। और अभी भी ये फील के दोनों पार्टियों के अपने अपने अज़ाइम हैं। पीपल्स पार्टी, PMLN, दे आर राइवल पार्टीज। जो ही पर ये मसला ख़त्म होगा, फिर होगा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, फॉरेन मिनिस्टर कौन होगा, सोन से कौन होगा, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, और अल्टीमेटली जनरल इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। सो दीज आर थिंग्स की कॉम्प्लिकेशन। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक सो फॉर 60% इज गवर्नमेंट एंड 40% इज ऑपोजिशन। यानी आपके ख्याल में ये जो अदम एतमाद है ये ऑपोजिशन के लिए ही एक ट्रैप है? एब्सोल्युटली, आई फील एंड दे विल बी, अगर ये अभी फंस जाते हैं तो बहुत बुरा होगा। और आई रेट ऑपोजिशन, इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो 60% चांसेस है कि फेल होने का, और 40% है कामयाब होने। ठीक है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब।
देखिए, एक तो ये बात है कि अगर किसी के पास ऐवान में अक्सरियत नहीं रही तो वो कैसे हुक्मरान रह सकता है कि जी मुल्क के हालात ख़राब हैं लिहाजा इसको हुक्मरानी दिए रखें, आलमी सतह पर जंगें चल रही हैं, इसको हुक्मरान कायम रखें। बेशक इसके पास अक्सरियत नहीं भी है, ये ऐवान का एतमाद खो चुका है, लेकिन चूंकि यूक्रेन और रूस की लड़ाई, बात तो मुकम्मल कर लेने दे, मैंने आप सबकी बात सुनी है, मैंने आप सबकी बात सुनी है, मुझे बात तो कर लेने दें। तो एक तो ये दलील कोई, मेरा मतलब है कि कोई मंतक नहीं रखती कि जी बड़े हालात खराब हैं। तो दूसरी बात ये है कि दराड़े तो हुकूमत के कैंप में हैं। हुकूमत के इत्तेहादी क्यों रोज ऑपोजिशन को मिलने जा रहे हैं कि हम आपके साथ मिलना चाहते हैं? वो रोज इमरान खान के साथ बैठे होने चाहिए। क्यों नहीं चौधरी शुजात, बाप पार्टी, पीर पगाड़ा क्यों नहीं मिले कराची में? वो खैरपुर क्यों चले गए? MQM क्यों आज जो है जरदारी साहब को भी मिल रही है, फजलुर रहमान को भी मिल रही है? ये इमरान खान पर अदम एतमाद है ना, वो वहां दही बल्ले खाने जा रहे हैं। मेरा मतलब है कि एक बंदा अपनी फोर्सेस का एतमाद खो गया है। आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन में दाल बटेगी, मुझे तो हुकूमत में दाल बटती नजर आ रही है। इमरान खान अपने एलाइज का एतमाद खो चुके हैं जिनके सर पे हुकूमत बनाई हुई थी, उनकी अपनी पार्टी में बगावत हो चुकी है। कोयटा वाला कहता है 3.5 अरब खा गए हैं, कराची वाला कहता है यहाँ पैसे खा गए हैं, पंजाब में वो कहते हैं में एतमाद हो गई आ गई है। मेरा मतलब है पार्टी टूट गई है, एलाइज भाग गए हैं, मुल्क को तबाह करने। डॉक्टर नाजिर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं कि इनको अभी अक्सरियत हासिल नहीं है। देखिए, अक्सरियत हासिल अपोजिशन कैसे करने की कोशिश कर रही है? वो जाहिर है इनके अरकान तोड़ना चाह रही है ना, इनके इत्तेहादी तोड़ना चाह रही है। इत्तेहादी तोड़ने का मतलब ये कि आप फिर हॉर्स ट्रेडिंग में जा रहे हैं, फिर मुख्तलिफ किस्म की ऑफर्स कर रहे हैं। वही जो 1990 के अशरे में नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ करती रहीं, जो छांगे मांगे, और उन सब का जिक्र अब दोबारा से हो रहा है। वही दौर आप दोबारा लाना चाहते हैं, और वो जो लोग तोड़कर आपके साथ लाएंगे, आप वो क्यों आपको काबिल कबूल हैं? यानी एक तरफ वही बात हो गई ना कि जो PTI ने किया था कि इनके लोग तोड़कर अपने में शामिल कर लिए थे, तो PTI को वो कबूल थे। और अब अगर PTI के लोग अपोजिशन का साथ दे दे तो अपोजिशन को वही लोग कबूल हैं। यानी वही -1 फार्मूला आ रहा है, वो -1 फार्मूला अगेन अ ट्रैप। मैं ब्रिगेडियर साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूं, हालांकि मैं दिफाई तज्जियाकारों से इतना मुत्तफिक नहीं होता, लेकिन वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये ट्रैप है। जिन्होंने अपोजिशन को इशारे दिए हैं कि आप लग जाएं इस काम पे, वो जमहूरियत दुश्मन है। वो हम अवाम को क्या बताएं कि जमहूरियत अच्छी चीज़ है या सियासतदान अच्छे हैं, जब आप इस तरह की हरकतें बार बार करते रहेंगे। ठीक है, जुनैरा, मैं ये सोच रही थी कि 1-2 दिन से जब से ये मूव हुई है, नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट बलूचिस्तान में जो धमाका हुआ है और किस तरीके से मोटर कैड निकल के गया है प्रेसिडेंट का और पीछे से अटैक हो गया। इसके अलावा कुछ आउटस्कर्ट्स में हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है, अभी भी जो थ्रेट अलर्ट्स हैं जो CTD दे रहा है, अब अगर उसको ये जारी करेंगे तो ये कहेंगे कि ये हमें रोकने की साजिश है। अगर वो खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर वो मटीरियलाइज हो जाते हैं तो ये कहेंगे सिक्योरिटी लैप्स है। तो इतनी हवस नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, कि आप उस पर अपनी माँ को कुर्बान कर दें। ये मुल्क हमारी माँ है, अगर ये है तो हम सब कुछ हैं, तो कुछ खुदा का खौफ करें। दूसरी चीज़ ये कि आपने इधर के बंदे तोड़ के उधर किए, 4 साल गुजार लिए, फिर आपने इधर से दोबारा तोड़े और फिर 5 साल निकाल लिए। क्या हमारा पॉलिटिकल डायस्पोरा कभी मैच्योर होगा? क्या कभी वो मुल्क के बारे में सोचेगा? या उसको जो अभी तक बहाना मिला हुआ है कि हमें काम किसी ने नहीं करने दिया, वो उसी बहाने की आड़ में अपने आप को मजीद एलिटिस्ट बनाता रहेगा? देयर आर थिंग्स टू बी कंसिडर्ड। और जब लोग एक लोपसाइडेड व्यू देते हैं और होते वो एनालिस्ट हैं, तो मुझे ये नहीं समझ आती कि वो किसकी फेवर में बात कर रहे हैं। मुल्क का सोच रहे हैं, किसी एक पार्टी का सोच रहे हैं, किसी एक शख्स का सोच रहे हैं। आपको अगर ऑब्सेशन है किसी एक पार्टी के साथ, 100 दफ़ा रखें, लेकिन कुछ वक्त का भी तकाजा होता है। ब्रिगेडियर साहब, नसीम सिद्दीकी साहब का कमेंट लेके आपके जाने बाती हूँ। जी नसीम सिद्दीकी साहब। बड़े एहतराम के साथ डॉक्टर नाजिर से कि ये दिफाई तजियाकार जो है ये हमारे मुल्क के ही हैं, इन्होंने हमारी फौज में सर्व किया। अगर आज ब्रिगेडियर रिटायर हुए तो कई दफ़ा गोली या तोप का गोला इनके कान के पास से गुजर गया होगा, तो हमें इनका एहतराम करना चाहिए। दूसरी बात ये कि पूरा करता हूँ, इनका काम है दिफाई तजिया, तो ये दिफाई तजिया करें ना भाई। कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है ना, किसी के पास सनद तो नहीं है। तजिया तो जिंदगी
तब्दीली के हिसाब से आप कर सकते हैं ना अपने तजुर्बे के साथ। मैं सियासत में क्वालिफाइड हूं, मेरे पास मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री है। ठीक है, अच्छा मैं जो बात कर रहा था, जो बात उन्होंने की थी मुजम्मिल साहब ने कि अक्सरियत की हमायत खो चुके हैं, कौन सी अक्सरियत को अपोजिशन ने कोई अक्सरियत सामने ला के दिखाई है कि भाई ये अक्सरियत है? पहले उन्होंने कहा काफ लीग हमारे साथ है, एमक्यूएम हमारे साथ है। एमक्यूएम ने कहा हम जो वज़ीर आला अपना साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मिलने गए थे क्योंकि उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात के जो मामला थे उस पर हमारी फेवर की थी, हम शुक्रिया अदा करने गए। काफ लीग ने उनके साथ कोई कमिटमेंट नहीं की। फिर ये पीटीआई के अरकान तोड़ने लगे। पीटीआई के अरकान तोड़ने का मतलब तो है कि आप खुलम खुला हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो भाई अभी पता चल जाएगा असेंबली में जाके। और बिल्कुल जो आपने पहले बात की थी कि आईनी तौर से सब कुछ होना चाहिए, तमाम मेंबरान को असेंबली में आने की इजाज़त होनी चाहिए, वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ब्रिगेडियर साहब आप कमेंट कीजिएगा, इसके बाद मुझे जस्ट आई विल टेक अ मिनट। मैं विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब जो सीनियर ऑफिसर्स आर्मी के हैं दे गो अंडर नेशनल डिफेंस कोर्स, जिसमें आपको पूरी डिफेंस की स्ट्रेटजी, देन इट इज फॉरेन अफेयर्स, आपकी इकोनॉमी, एवरीथिंग दे आर टॉट, एंड देन वी गेट मास्टर्स इन डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज डिग्री। सो इसलिए वी आर ऑल क्वालिफाइड एंड विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस वी स्पीक। देखिए यही गलतफहमी है कि सब चीज जानते हैं। चले डॉक्टर नाज़ साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क में बदलती हुई सियासी सूरत हाल के पेश नजर वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार की तब्दीली की खबरें एक बार फिर गर्म हैं कि वजीर आजम ने उस्मान बोजदार की जगह नया वजीर आला लाने का फैसला कर लिया है और इसके लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। दूसरी तरफ वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार के सरगर्म होने के बाद जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप में भी सब अच्छा नहीं रहा है और दोनों ने एक दूसरे से फासले इख्तियार करने की इब्तदा कर दी है। उस्मान बोजदार की कारकर्दगी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात सामने आते रहे हैं, लेकिन वजीर आजम ने हमेशा उनका दफा किया। अब सवाल यह है कि क्या पंजाब में तब्दीली आने वाली है? जुनैरा, आपके ख्याल में वजीर आला को तब्दील कर देने से क्या खान साहब की मुश्किलात खत्म हो जाएंगी? नहीं, देखिए मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है, होराइजन उसका, आखिर वो पूरी स्टेट रन कर रहे हैं। बट दिस इज़ अ की पॉइंट जिस पे बहुत अरसे से रेलिवेंट क्वार्टर्स भी उनको कह चुके हैं। शुरू के 2 साल में ही बार बार कहा गया था कि इनको तब्दील कर दें। उसके बाद कुछ पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही थीं, लेकिन जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव को मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है वो इसी चीज़ ने पहुंचाया कि एन उसी वक्त पीटीआई के अंदर की जो सारी इस तरह की फॉल्ट लाइंस थी एंटी बुजदार वो उठ के सामने आ गई। बिकॉज एवरीबडी थॉट कि दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपनी ब्राउनी जो है वो स्कोर कर लें, इसके बाद तो फिर मामला शायद ठप हो जाएगा। और जितना प्रेशर इस वक्त इमरान खान पे शायद इससे पहले आया भी नहीं था। अब एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करने से चीज़ें बेहतर तो हो जाती हैं, नो डाउट। अभी तक खबरें ये थी कि PMLQ की किसी हद तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी बुजदार साहब से, क्योंकि जिन एरियाज़ की ज्यूरिस्डिक्शन की वो बात करते थे जहाँ पे पुलिस में उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई भर्ती ना हो और इस तरह की चीज़ें, उस तरह की सारी एक्सपर्टीज़ उनको उन एरियाज़ में दे दी गई थी क्यू लीग को। बट हर एक को बड़ा पॉइंट चाहिए होता है। अलीम खान वॉज डिसग्रांटल्ड, उनके साथ जो सलूक हुआ, और वो एक्सपेक्ट करते थे कि शायद मैं प्राइमरी कैंडिडेट होऊंगा अगर PTI जीतती है तो ये बुजदार साहब कहाँ से आ गए? तो मेरे ख्याल है चेंज करने से एक अच्छा जेस्चर जाएगा विद इन द पार्टी और ये बेटर होल्ड कर सकेंगे पार्टी को फॉर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस। लेकिन ये सिर्फ कोई एक मसला तो नहीं है, मसाइल तो और भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब, क्या हुकूमत को तब्दीली का ये फैसला पंजाब में भारी पड़ सकता है? नहीं, देखें मेरे ख्याल से तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि पंजाब में आप देख लें कि पहले दिन से जो है बुजदार साहब को पसंद नहीं किया जा रहा। उनके शायद क्योंकि वो खामोश तबाह है या कम बोलते हैं, या उनसे पहले शहबाज शरीफ थे, परवेज़ इलाही थे, बड़े डायनेमिक किस्म के CMs। तो ये अगर अभी चेंज कर देंगे तो वहाँ पे बड़ी इनको तब्दीली आएगी, क्योंकि आगे बल्दियाती इंतखाबात भी आ रहे हैं, फिर आगे जनरल इलेक्शंस भी हैं। और पंजाब में अगर आप जीतते हैं तो आप पाकिस्तान में जीतते हैं। आपको पता है कि 12 करोड़ का सूबा है, सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ पे, सबकी नज़र यही होती है कि हम पंजाब में जीत जाए। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को और इमरान खान साहब को इस वक्त वाकई पंजाब के ऊपर कंसनट्रेट करना चाहिए, क्योंकि जो नाराज़ अरकान है वो दोनों का ताल्लुक पंजाब से है। जिस तरह जुनैरा ने कहा कि अलीम खान भी कैंडिडेट थे, जहांगीर तरीन भी चाहते थे कि उनकी
पसंद का वज़ीर आला जो है पंजाब में आ जाए। और उन्होंने मेहनत भी बहुत की थी, जिस तरह उन्होंने आज़ाद अरकान को जो है वो ट्रैवल करवाया था अपने जहाज़ में। तो डेफिनेटली जब पॉलिटिक्स में आते हैं, अगर इमरान खान साहब सरबराह थे, चेयरमैन थे PTI की, तो उनकी सोच थी कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। इसी तरह जहांगीर तरीन भी किसी ओहदे के लिए भी मेहनत कर रहे थे। अलीम खान का भी था कि अगर मैं सूबाई असेंबली में जीतूंगा तो मैं वज़ीर आला बन जाऊँ। हर किसी की ख्वाहिश होती है। जब वो ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई और दूसरी तरफ जो CM है उन्होंने इस तरह डिलीवर भी नहीं किया, तो ये पार्टी को ही नुकसान पहुंचना था। तो जैसे मैंने कहा कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अगर इस तरह वो वहाँ पे चेंज ले आते हैं और जो बागी अरकान है वो भी राज़ी हो जाते हैं और आप जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसको भी यहाँ शिकस्त दे देते हैं, तो इमरान खान के लिए दोनों तरफ से ये बेहतरी आ जाएगी। और ये जो सियासत में उतार चढ़ाव आता है ये आना चाहिए, इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जिस तरह इमरान खान साहब अभी बड़े आराम से बनी गाला या PM ऑफिस में बैठ के मामलात को देख रहे थे और उन्हें था कि मैं वज़ीर आज़म हूँ 5 साल के लिए, लेकिन एकदम से उनको लगा कि अब शायद अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है तो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। तो उन्हें पता चला कि हमें एलाइज के साथ भी मिलना चाहिए, अपने MNAs से भी मिलना चाहिए, क्योंकि MNAs जो है वो हल्के की सियासत करते हैं। जब वो अपने हल्के में जाते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि आपने हमारे कामों का क्या किया। तो मेरे ख्याल से खान साहब को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो घबराते नहीं है, उन्होंने दलेर आदमी है। उन्होंने आपने देखा कि क्रिकेट के दौर में भी बड़ी बड़ी टीमों को हराया, उनके मुल्क में जाके हराया। तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए एक टेस्ट केस है और मेरे ख्याल उसमें से ये कामयाब होकर निकलेंगे। ठीक है मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है, दूसरी जानिब इत्तलात ऐसी हैं कि उस्मान बुज़दार जो हैं वो 5 साल के लिए वज़ीर आला ही रहेंगे। आखिर हकीकत है क्या? कोई कमेटी नहीं बनाई गई और आज इमरान खान साहब की जिनसे भी बात हुई है, मेरी उन सब से बात हुई है, इमरान खान ने उन्हें कहा है कि इस वक्त हम वज़ीर आला कैसे चेंज कर सकते हैं। काफ लीग से तो ऊपर अदम एतमाद में वोट लेने मुश्किल हुए हैं, तो नीचे वज़ीर आला के लिए वोट कौन लेगा? परवेज़ इलाही खुद वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, अलीम खान वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, जहांगीर तरीन के मियाँ असलम इकबाल उम्मीदवार थे पिछले 1 साल पहले तक वज़ीर आला के। तो वहाँ तो इतनी डिवीजन है PTI के अंदर कि वहाँ किसी एक नाम पर कंसेंसस होना अमली तौर पर नामुमकिन है। अगर इमरान खान साहब इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब को कह दें कि आप इस्तीफा दे दें तो पंजाब अमली तौर पर PTI के हाथ से वैसे ही निकल जाएगा, क्योंकि जो इसको सपोर्ट करेगी नून और काफ लीग और पीपल्स पार्टी वो मिलकर CM बन जाएगा। परवेज़ इलाही साहब CM बन जाएंगे फौरी तौर पे, या नाराज ग्रुप के लोग बन जाएंगे। पंजाब में एक नया खेल भी शुरू हुआ है। अजमल चीमा साहब कह रहे हैं कि उनके पंप्स और उनकी ट्रांसपोर्ट सारी बंद कर दी गई है। तरीन ग्रुप के लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। तो इस तरह एक गेम ऑफ थ्रोन्स में दूसरी तरफ जो टैक्टिक्स हैं वो भी शुरू हैं और वो अपनी ही पार्टी के लोगों के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये लड़ाई सेटल नहीं होगी, ये रंजिशें और ये कदूरतें बढ़ती जाएंगी और ये आहिस्ता आहिस्ता गैप वाइड होता जाएगा, क्योंकि जिस तरह इमरान खान साहब इसको नॉन पॉलिटिकली हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, बजरिया SPDC हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, FIA डिप्टी कमिश्नर के जरिए, तो ये उनके जरिए अरकान असेंबली को हैंडल करने का हमेशा नुकसान ही हुआ है। आज उन्होंने मुस्लिम लीग नून के 5 अरकान से भी मुलाकात की है। वो कौन सी जमहूरियत है? वो कौन सी मेरा मतलब है कि अगर आपने 5 अरकान आज नून लीग के तोड़ के उस्मान बुज़दार साहब के तख्त को महफूज किया है तो आपने जमहूरियत को बहुत मुस्तहकम किया होगा। और अगर आप नीचे ये काम कर सकते हैं तो फिर ऊपर हो तो आप उसको बड़ा इनकार कर देंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को इतना ही बुरा लगता है कि कोई उनकी पार्टी का उनके खिलाफ वोट नहीं डाल सकता तो उन्हें आज नून लीग के लोगों से मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें कहना चाहिए था कि सब अपनी अपनी पार्टी के डिसिप्लिन में रहें। अपने लिए तो आपका असूल और है, आप लोग मुखालफों के वोट तोड़ने पर यकीन रखते हैं, आपके टूट जाएं तो आपको आइन याद आ जाता है, आपको 63 याद आ जाता है, आपको लग जाता है कि मेरा तख्त हिलने लगा है। अगर बहुत एथिकल बात थी तो आज नून लीग के लोगों से ना मिलते और कहते कि उन्होंने मुझसे मिलने की कोशिश की है, मैंने इनकार किया है, लेकिन वो आज मिले हैं क्योंकि उस्मान बुज़दार का तख्त महफूज करना था। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, क्या आपको लगता है कि उस्मान बुज़दार प्लस से माइनस होने वाले हैं? देखें, अगर ये नहीं होता तो देन इमरान खान के लिए बहुत ही पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होंगी और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में उनको बहुत नुकसान होगा। जितनी जल्दी हो सकती है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चाहिए कि ये मसला हल करें और उसमें PMLQ, अलीम ग्रुप, तरीन ग्रुप, इनके साथ बैठ के इमीडिएटली इसको रिजॉल्व करें और एक कंसेंसस कैंडिडेट को फाइनल करें। इलेक्शन नहीं कराएं, बट ही शुड बी अनाउंस नेक्स्ट CM फॉर कंसेंसिंग कैंडिडेट
ताकि तमाम एलाइड पार्टी की जो ग्रीवेंसेस हैं वो रिड्रेस हो जाएं, उनकी एक जो डिफरेंट डायरेक्शन में देख रहे हैं उनका फोकस एक डायरेक्शन में हो जाए, और उसके बाद दे ऑल टर्न टुवर्ड्स इस्लामाबाद और उनकी फोकस एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ होगा। जितनी देर लगाएंगे, जितना भाम होगा, उतना ही ये एलाइड पार्टी इत्तेहादी जो हैं ये दूसरे अपोजिशन वाले उनको मिलते रहेंगे, उनको ऑफर्स करते रहेंगे, और ये पीटीआई गवर्नमेंट के लिए डिफिकल्ट होगा। आई थिंक ये सबसे बड़ी सियासत पंजाब की, अगर पंजाब को ये सेटल कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि फिर ये बड़े आसानी से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे और इनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नाकाम हो जाएगा अपोजिशन का। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।